हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर हम यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की बात करें तो इन एग्जाम्स में भी करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या फिर दूसरे एग्जाम जैसे कि बैंकिंग एग्जाम या फिर एसएससी सीजीएल और अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में हम करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे और कौन सी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए जरूरी है इस पर भी बात करेंगे। साथ ही हम सीखेंगे कि मेंस में इस पर जो हमारा टॉपिक है उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है और इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लिखना है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राजकोषीय परिषद की आवश्यकता, डू वी नीड अ फिजिकल काउंसिल। यह एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मेंस और प्री दोनों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका संबंध वित्त आयोग, आर्थिक नीति और अर्थव्यवस्था से है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मेंस में इससे क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह का क्वेश्चन होगा, भारत में राजकोषीय परिषद की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजकोषीय परिषद क्या होती है, फिजिकल काउंसिल क्या होती है। तो राजकोषीय परिषदें स्वतंत्र लोक संस्थाएं होती हैं, इंडिपेंडेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका उद्देश्य विभिन्न कार्यों जैसे वित्तीय योजनाओं का प्रदर्शन का सार्वजनिक आकलन करती हैं। ये बजटीय पूर्वानुमानों और जो आर्थिक नीतियां होती हैं उनके जो प्रावधान हैं उनका भी मूल्यांकन करना इनका काम होता है। इसके माध्यम से ये दीर्घकालिक जो लॉन्ग टर्म हमारे पब्लिक फंडिंग कमिटमेंट होते हैं उनको मजबूत करती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वर्तमान में जो ये राजकोषीय परिषदें हैं या फिस्कल काउंसिल्स हैं वो विश्व के कई सारी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में काम कर रही हैं। 50 से अधिक देश हैं जहां पे इस तरह की प्रणाली इंस्टीट्यूशनल फिस्कल सिस्टम का हिस्सा हैं, परंतु हमारे देश में अभी तक कोई भी इस तरह की राजकोषीय परिषद का गठन नहीं हुआ है। हालांकि पहले के जो हमारे वित्त आयोग हैं, अगर हम बात करें तो अभी हमारा प्रेजेंट में जो वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग है। इससे पहले 13वें और 14वें वित्त आयोग में इसके लिए सिफारिशें जरूर की गई हैं, तो इसीलिए यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं राजकोषीय परिषद के गठन और इसकी कार्य प्रणाली के बारे में। तो 14वें वित्त आयोग में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक सिफारिश की गई थी कि जो हमारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है जिसको हम बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट, तो इसमें इन्होंने कहा था कि इसमें संशोधन करके राजकोषीय परिषद की स्थापना करने के उपबंध किए जाएं। तो ऐसा इन्होंने 14वें वित्त आयोग में बोला गया था। राजकोषीय परिषद के क्या कार्य हो सकते हैं, इनकी कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो वित्तीय प्रस्तावों का पूर्व अनुमानित मूल्यांकन करना, पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की, और जो ये प्रस्ताव हैं ये वित्तीय नीतियों और नियमों से अनुरूप हैं कि नहीं, वित्तीय नीतियां और नियमों को फॉलो करते हैं कि नहीं, इसको भी सुनिश्चित करना हमारे राजकोषीय परिषद का काम हो सकता है। 14वें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय परिषद या फिस्कल काउंसिल से संबंधित कई अनुशंसाएं की गईं। पहली अनुशंसा तो यही थी कि राजकोषीय परिषद की स्थापना के लिए उपबंध किए जाने चाहिए, इसमें अधिनियम में संशोधन करके इसके उपबंध किए जाने चाहिए। दूसरी अनुशंसा ये थी कि राजकोषीय परिषद की नियुक्ति संसद द्वारा की जानी चाहिए तथा इसकी रिपोर्ट सीधे संसद में प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसका अपना बजट होना चाहिए। साथ ही राजकोषीय परिषद के कार्यों के बारे में भी यहाँ पे बातें बताई गई, और वो क्या है कि जो बजट प्रस्ताव होते हैं उनके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे हमारे राजकोष में, इसका आकलन करना। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि जो बजटीय पूर्वानुमान होते हैं उनका यथार्थ पहले मूल्यांकन किया जाए और फिर इसके बाद जो विभिन्न बजटीय प्रस्ताव होते हैं वो राजकोषीय नियमों को फॉलो करते हैं या नहीं करते, इसके बारे में भी आकलन करना इस राजकोषीय परिषद का काम बताया गया। तो यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो राजकोषीय परिषद का काम है वो बजट प्रस्ताव के पारित होने से पहले का काम है। ये बजट प्रस्ताव पारित होने से पहले जो प्रस्ताव होते हैं उनका मूल्यांकन करना और नियमों के अनुरूप हैं कि नहीं इसका आकलन करना, ये हमारे राजकोषीय परिषद का काम हो जाता है। इसके बाद जब बजट
प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसके बाद मूल्यांकन और निगरानी का काम हमारे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का होता है, जिसको हम सीएजी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये बाद का काम होता है जो कि सीएजी डिपार्टमेंट करता है। तो जब भी हम अपने क्वेश्चन के आंसर लिख रहे होते हैं मेंस में, तो हमें इन सब चीज़ों को अगर हम मेंशन करते हैं तो हमारा आंसर काफ़ी अच्छा हो जाता है। हमारा क्वेश्चन था कि राजकोषीय परिषद की भारत में आवश्यकता है या नहीं। तो अभी तक हमने देखा कि राजकोषीय परिषद क्या है, ये समझ में बात आ गई। इसके बाद क्योंकि 14वें वित्त आयोग में इसके लिए अनुशंसा की गई है, तो यह दर्शाता है कि भारत में राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है। कुछ और रीजन हो सकते हैं, कुछ और कारण हो सकते हैं जो ये दर्शाएंगे कि भारत में राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है। जैसे कि जो विभाजन योग्य सकल राजस्व है, तो जो राजस्व होता है वो स्टेट्स में भी डिवाइड किया जाता है, केंद्र और स्टेट्स में भी डिवाइड किया जाता है या बांटा जाता है। तो ऐसे राजस्व में विभिन्न उपकरों, सेसेस और अधिभारों, जिनको सरचार्ज भी बोलते हैं, का अनुपात बहुत ही असंगत हो गया है, बहुत ही डिसबैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से हमें राजकोषीय परिषद की आवश्यकता नजर आती है। इसके बाद जो अंतरण प्रक्रिया है, ट्रांसफर प्रोसेस है, उसके लिए भी एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता है, और जिससे कि इसमें छेड़छाड़ ना हो। इस वजह से यह भी दर्शाता है कि भारत में राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है। वित्त आयोग और जीएसटी परिषद के बीच समन्वय की आवश्यकता है, तालमेल की आवश्यकता है। जीएसटी परिषद को वित्त आयोग के कार्यों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा वित्त आयोग को भी जीएसटी परिषद के कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस तालमेल को बिठाने के लिए जो राजकोषीय परिषद है वो बहुत अच्छी संस्था हो सकती है और ये इस तालमेल को बना के रख सकती है। तो इस वजह से राजकोषीय परिषद की आवश्यकता फिर से नजर आती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत जो राज्य सरकार की जो लायबिलिटीज हैं, उनके ऋणों के संदर्भ में संवैधानिक नियंत्रण का प्रावधान तो किया गया है, किंतु जो केंद्र सरकार है इसके लिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस केस में राजकोषीय परिषद, स्वतंत्र राजकोषीय परिषद इस तरह के काम को बखूबी कर सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में राजकोषीय नियमों को लागू करने के लिए तथा केंद्र सरकार की राजकोषीय समेकन, जिसको बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए और इस पर नजर रखने के लिए राजकोषीय परिषद जैसे वैकल्पिक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। इसका मतलब यही है कि हमें भारत में राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है, जो कि ये सारे काम करेगी कि राजकोषीय नियमों को लागू करवाएगी और साथ ही साथ केंद्र सरकार के राजकोषीय फिजिकल कंसोलिडेशन पर भी नजर रखेगी। कोविड-19 महामारी के दौर में राजकोषीय परिषद की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार के लिए जो घरेलू आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए और आर्थिक बहाली सुनिश्चित करने हेतु अधिक ऋण प्राप्त करने तथा व्यय करने की आवश्यकता है। अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है और इसकी बहाली को सुनिश्चित करने के लिए हमें इस तरह की सरकार को इस तरह के काम करने की आवश्यकता है। परंतु इससे क्या होगा कि जो ऋण भार है उसमें बहुत अधिक वृद्धि होगी, जिससे जो मिड टर्म डेवलपमेंट संभावनाएं हैं उनके लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। राजकोषीय परिषद की आवश्यकता के पक्ष में कुछ विशेषज्ञ समितियों ने भी इसके लिए सिफारिशें की। तो भारत में 2 विशेषज्ञ समितियां ऐसी रिसेंट ईयर्स में बनी जिन्होंने इस प्रकार की संस्था के लिए सिफारिश की। वर्ष 2017 में वित्तीय नियमों की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई और इस समिति का नाम एनके सिंह कमेटी। तो इसने भी एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना करने के लिए सुझाव दिया और इन्होंने बताया कि इसका कार्य क्या होना चाहिए कि सरकार के लिए जो वित्तीय पूर्वानुमान प्रदान करना तथा जो अधिदेशित जो पहले से निर्धारित वित्तीय नियम है उनसे अगर विचलन करके कोई योग्य परिस्थिति के बारे में सलाह देना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर जो वित्तीय नियम है, जो नॉर्मल नियम है, उनसे हटकर भी अगर कोई काम किया जा सकता है जिससे कि आर्थिक उन्नति हो, तो इस बारे में भी सरकार को सलाह देने का काम ये राजकोषीय परिषद करेगी। दूसरी समिति जिसने राजकोषीय परिषद की आवश्यकता के लिए सिफारिश की, वो दूसरी समिति कौन सी थी? डीके श्रीवास्तव समिति। तो वर्ष 2018 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जिसको एनएससी बोलते हैं, राजकोषीय आंकड़ों पर यह समिति गठित करी और इसने भी सरकार
के साथ विभिन्न स्तरों पर समन्वय करने हेतु एक राजकोषीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया। इन्होंने इसके लिए काम भी बताया। इन्होंने कहा कि सरकारी स्तरों पर सामंजस्यपूर्ण राजकोषीय आंकड़े उपलब्ध कराने का काम ये संस्था कर सकती है, ये परिषद कर सकती है। और इससे क्या होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सकल ऋण आवश्यकताओं का वार्षिक आकलन ये प्रदान कर सकती है। ये सिफारिशें 13वें और 14वें वित्त आयोगों के द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप ही थी और दोनों वित्त आयोगों की रिपोर्ट्स में सरकार द्वारा राजकोषीय नियमों के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए इस तरह की संस्था का होना बताया गया है और कहा गया है कि बजट के प्रस्तावों के आकलन करने हेतु स्वतंत्र वित्तीय एजेंसियों की स्थापना की अनुशंसा की गई है। और ये दो कामों के लिए बेसिकली जो ये 13वें और 14वें वित्त आयोग में इसके लिए सिफारिश की गई है। और वो दो काम कौन से हैं कि राजकोषीय नियमों के अनुपालन की समीक्षा करना, सरकार राजकोषीय नियमों का अनुपालन करती है या नहीं करती है, और इसके साथ साथ क्या है कि जो बजट प्रस्ताव में उनका आकलन करना। तो ये दो काम के लिए राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है, फिस्कल काउंसिल की आवश्यकता है। और इसके बारे में 13वें और 14वें वित्त आयोग में भी अनुशंसाएं की गई हैं। साथ ही कुछ विशेषज्ञ समितियों ने भी इसके बारे में अनुशंसाएं की हैं। तो इस लेसन में बस इतना ही। आगे के लेसन में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस लेसन को देखने के बाद आंसर राइटिंग जरूर करनी चाहिए। इस टॉपिक के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में लिख के देखना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस भी होगी और हम एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। सो थैंक यू।